हेलो, वेलकम टू जियोप्रेप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो आज 2022 आर्ट साइंस का पार्ट सी का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है? चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट 1 एंड 2। ठीक है, स्टेटमेंट 1 में क्या दिया है? ट्रांजिट जियोथर्म्स टाइपिकली डिस्क्राइब द टेम्परेचर डेप्थ रिलेशनशिप एट ए गिवन टाइम फॉर ए स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन। ये स्टेटमेंट सही हो गया। जो हमारा जियोथर्मल ग्रेडियंट और ट्रांजिट जियोथर्म जिसे हम बोलते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट, वो क्या होता है? डिस्क्राइब करता है टेम्परेचर डेप्थ रिलेशनशिप। मतलब जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वो टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, उसे बोला जाता है हमारा जियोथर्मल ग्रेडियंट। ठीक है, तो जो ट्रांजिट जियोथर्म्स है दैट ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि टेम्परेचर डेप्थ रिलेशनशिप को बताता है एट ए स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन। ठीक है, देन ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। स्टेटमेंट 2 में क्या दिया है? कॉलिजन ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट लीड्स टू क्रॉस्टल थिकनिंग एंड डिस्टर्ब द प्री टेक्टोनिक स्टेडी स्टेट जियोथर्म। ठीक है, क्या बोल रहा है? जहाँ पे लिथोस्फीयर का कोलिजन होता है तो उस कोलिजनल जोन में क्रॉस्टल थिकनिंग होता है, ये सही है। और ये क्रॉस्टल थिकनिंग होने के वजह से वो जो प्री टेक्टोनिक मतलब टेक्टोनिक से पहले जो हमारा जियोथर्म वहां पे था, मतलब जिस रेट में टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा था विथ इंक्रीज इन डेप्थ, वो वाला स्टेट को वो चेंज कर देगा, वो डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस्टल थिकनिंग की वजह से वो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, वो प्रीवियस वाला जियोथर्मल ग्रेडियंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या दिया है? चूज द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ द परफेरोब्लास्ट ग्रोथ फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट बेस्ड ऑन द फिगर शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन परफेरोब्लास्ट ग्रोथ एंड मैट्रिक्स फोलिएशन। ठीक है, क्या दिया है? पहले तो आप ये टर्मिनोलॉजी समझो कि परफेरोब्लास्ट है क्या। एक होता है परफेरोक्लास्ट, एक होता है परफेरोब्लास्ट। ठीक है, परफेरोक्लास्ट सिंपली होता है कोई मिनरल ग्रेन हो गया, कोई रेजिस्टेंस ग्रेन हो गया, जो कि क्रिस्टलाइजेशन के टाइम मैग्मा में इंक्लूजन के तरह रह रहा है। ठीक है, मतलब मैग्मा में या इग्नियस रॉक या सेडिमेंटरी रॉक में क्या है, वो इंक्लूजन के हिसाब से रह रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कोई सेडिमेंटरी रॉक डिपॉजिट हो रहा है, वहां पे कहीं से एक मतलब ये एक मिनरल ग्रेन रॉक ग्रेन है वो रह गया और ऐसे ऐसे डिपॉजिट होना चालू हो गया। ठीक है, ये वैसा का वैसा रह रहा होगा। या कोई भी अगर लेट समझ लो एक मतलब मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ये एक मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, वहां पे एक इंक्लूजन मतलब एक रॉक फ्रैगमेंट या मिनरल फ्रैगमेंट है जो इस मैग्मा से हाई टेम्परेचर में क्रिस्टलाइज हुआ है। ठीक है, मतलब ये मैग्मा का टेम्परेचर को वो रेजिस्ट कर सकता है, इसलिए वो इंक्लूजन ऐसे पड़ा रहेगा और बाकी का जो मैग्मा धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होकर सॉलिड रॉक बनाएंगे और उसके अंदर ये इंक्लूजन वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, इसे बोला जाता है पोरफेरोक्लास्ट। ठीक है, देन पोरफेरोब्लास्ट क्या है? पोरफेरोब्लास्ट मतलब मेटामॉर्फिज्म के टाइम जो मिनरल ग्रेन जो ग्रो होता है। मेटामॉर्फिज्म में हमें पता है कि जो मिनरल ग्रेन का साइज बढ़ता है, लाइक मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन के वजह से एक मिनरल ग्रो करता है। ठीक है, एक एक क्रिस्टल ग्रो करता है, एक मिनरल ग्रो करता है ड्यूरिंग द मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये जो तीनों है ये क्या बोला है? पोरफेरोब्लास्ट मतलब ये तीनों मेटामॉर्फिज्म के टाइम मेटामॉर्फिज्म होके ग्रो किए हैं। ठीक है, ना कि पहले से प्रेजेंट थे, मतलब कोई इंक्लूजन के तरफ ये प्रेजेंट नहीं थे। ये मतलब क्या है कि अपना साइज धीरे धीरे ग्रो किए हैं विथ रेस्पेक्ट टू द मेटामॉर्फिज्म और टेक्टोनिज्म। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि ये तीनों में से सबसे यंगर और सबसे यंगेस्ट हमें निकालना है। ठीक है, जैसे कि ये एक मतलब क्रेनुलेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्लीवेज जो है लाइक पहले ऐसे लामेला ऐसे रहा होगा। ठीक है, फिर ऐसे मतलब ये वाला हो गया S1। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन D1 हो गया, फिर यहाँ से प्रेशर आया होगा इसलिए ये ऐसा ऐसे जो क्विंचिंग हुआ है, तो इसके लिए ये जो फोलेशन आप देख रहे हैं आउटर फोलेशन, ये किसके लिए? ये S2 का पार्ट है। ठीक है, ये S2 का पार्ट है मतलब सेकेंड डिफॉर्मेशन।
और D2 मतलब सेकंड फोलिएशन एंड सेकंड डिफॉर्मेशन का ये पार्ट है, ठीक है। ये ऐसे 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 हो जाएगा ये सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे लेट सपोज ये वाला पहले वाला देखते हैं, यंगर वाला, ठीक है। मतलब ये वाई वाला देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि वाई में ये वाले ग्रेन में जो इंटरनल फोलिएशन है वो एक्सटर्नल फोलिएशन के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो लेट सपोज ड्यूरिंग द क्रेनुलेशन S1 स्टेज में कोई भी एक मिनरल ग्रेन ऐसे ग्रो किया और पोरफिरोब्लास्ट फॉर्म किया, ठीक है। तो इसका जो उस टाइम मतलब S1 के टाइम इसके अंदर जो भी फोलिएशन रहा होगा वो S2 के टाइम प्रिजर्व होकर रह रहा होगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। जो ये जो फोलिएशन है ये जो इंटरनल फोलिएशन है एक्सटर्नल फोलिएशन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये जो फोलिएशन मिनरल ग्रेन के अंदर है वो प्रीवियसली फॉर्म मतलब प्रीवियस फोलिएशन को दर्शाता है। मतलब इसके बाद ये मिनरल ग्रेन फॉर्म होने के बाद मतलब जो टेक्टोनिज्म हुआ है और जो डिफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इसलिए ये वाला हो गया, ये वाला सबसे ओल्डर हो गया, ठीक है। ये रिलेशन आप याद रखना, अगर एक्सटर्नल फोलिएशन एंड इंटरनल फोलिएशन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा। एंड सेकंड कैरेक्टर क्या हो गया, ये जैसे दिख रहा है एक रैप होकर रह गया है, ठीक है। मतलब रैपिंग जैसे बोलते हैं ना हम, चॉकलेट रैप करके जो टॉफी हम खाते हैं, रैपिंग के जैसे स्ट्रक्चर दिखाता है। और ये जो दोनों प्रेस और शैडो दिखाता है, क्योंकि ये रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड बॉडी है, तो इसमें से कोई मतलब प्रेशर के वजह से कुछ मतलब क्रशिंग के वजह से कोई पाउडर फॉर्म ऐसे मतलब सिमेट्रिकल होके ऐसे दिखाएगा, जिसे बोला जाता है स्ट्रेन शैडो, ठीक है। ऐसे स्ट्रेन शैडो दिखाता होगा, रैपिंग जैसे स्ट्रक्चर दिखाता होगा, और इंटरनल फोलिएशन और एक्सटर्नल फोलिएशन के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, वो हो जाएगा सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है। तो वाई वाला हो गया सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है। और इसे बोला जाता है क्या, प्री काइनेमेटिक्स और प्री टेक्टोनिक, ठीक है, जो भी बोल सकते हो। देन इसमें जब देन आते हैं सिन टेक्टोनिक, मतलब डिफॉर्मेशन का S2 फॉर्म होते टाइम ही मिनरल ग्रेन का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा ऐसे कि जो मिनरल आउटर फोलिएशन है वो कंटिन्यू होगा इनर फोलिएशन में, ठीक है। जैसे कि जैसे ये ग्रेन आप देख सकते हो, जैसे ये देख रहा है कि ये रोटेट हो गया है, ठीक है। मतलब ये वाला रोटेट हो गया है। ये वाला जो ग्रेन है जो आउटर फोलिएशन और इनर फोलिएशन में एक कंटिन्यूअस लाइन दिख रहा है, ठीक है। ये आउटर फोलिएशन है, ये ऐसे कंटिन्यू होके इनर फोलिएशन से आता है। ये आउटर फोलिएशन है, ऐसे कंटिन्यू होके ऐसे आता है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा सिन टेक्टोनिक, ठीक है। सिन टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन की वजह से ऐसा स्ट्रक्चर दिखाता है। और इसका जो मतलब एक परफेक्ट एग्जांपल है स्नोबॉल गार्नेट हमें मिलता है, सिन टेक्टोनिक का ही ये एक एग्जांपल है, ठीक है। देन ये हो गया सिन टेक्टोनिक, ये हो गया पोस्ट टेक्टोनिक, मतलब जेड वाला सबसे यंगर है। क्यों? जो जेड वाला ग्रोथ हुआ है उसमें आप अच्छे से देखो कि जैसा का जैसा इंटरनल है वैसा का वैसा एक्सटर्नल है, सेम टू सेम। मतलब जैसे मतलब टेक्टोनिज्म हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद जो मिनरल ग्रो करेगा वो प्रेजेंट जो फोलिएशन है उसको लेके फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हो गया सबसे यंगेस्ट, ठीक है। इसलिए इसका जो सीक्वेंस है कहाँ से, वाई वाला सबसे ओल्डेस्ट, देन एक्स, देन जेड, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपको मेटामॉर्फी में पढ़ना होगा, जैसे कि मतलब प्री काइनेमेटिक्स क्रिस्टल और प्री टेक्टोनिक और प्री टेक्टोनिक क्रिस्टल, जैसे तुम बोलते हो कोई करेक्टरिस्टिक फीचर दिखाता है, जैसे बेंड क्रिस्टल विथ अंडुलस एक्सटिंक्शन, फोलिएशन रैप्ड अराउंड ए परफेरोब्लास्ट, जैसे कि मैंने बोला। और प्रेशर शैडो, ये वाला जो प्रेशर शैडो बोला जाता है, स्ट्रेन शैडो मैंने जो बोला, ये वाला प्रेशर शैडो और स्ट्रेन शैडो, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर होने की वजह से जो भी मतलब क्रॉस्ड मटेरियल है वो यहाँ पे आके जमा हो गए, और ये एक सिमेट्रिकल जैसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे यहाँ पे भी ऐसा आया है, ठीक है। देन निक
बेंड और फोल्ड हो गया, माइक्रोबोटनेज, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्री टेक्टोनिक की। वैसे सिन टेक्टोनिक भी है और पोस्ट टेक्टोनिक की भी है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, देन क्या दिया है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द फेज रिलेशनशिप फॉर द ऑर्थोक्लेज अल्ब्राइट सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। इफ S is the initial composition of the magma, what is the proportion of the perthite and antiperthite crystallized from the magma at 550 डिग्री सेल्सियस। 550 डिग्री सेल्सियस में ये जो इनिशियल कंपोजिशन है 550 डिग्री, यहाँ पे ये जो हमारा टाइलाइन हो गया। ठीक है, लीवर रूल अप्लाई करेंगे सिंपली, जैसे मैंने प्रीवियस कोई एक वीडियो में बताया था कि परथाइट एंड एंटीपरथाइट हम जब निकालते हैं, जब परथाइट में कौन होस्ट है, जैसे हम बोलते हैं कि ये वाला 58% यहाँ पे परथाइट, 42% एंटीपरथाइट। ठीक है, तो टाइलाइन कहाँ से शुरू हुआ है, 30 से लेके यहाँ 90 तक, मतलब टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। एक पार्ट यहाँ से 30 से 55 तक आएगा, मतलब 25/60, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, यहाँ 55 से 90, मतलब ये हो जाएगा 35/60। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो एंटी परथाइट में अल्बाइट होस्ट है, एंड परथाइट में कौन, ऑर्थोक्लेज होस्ट है। तो हम परथाइट जब निकालेंगे एंटी परथाइट की तरफ जाएंगे। जो टाइलाइन, जैसे हम लीवर रूल पढ़ते हैं कि सॉलिड का प्रोपोर्शन निकालना है, तो लिक्विडस लाइन से इनिशियल कंपोजिशन कितना दूर है और टोटल टाइलाइन का क्या लेंथ है, उसे डिवाइड करके करते हैं। यही सेम टू सेम है। ठीक है, परथाइट अगर निकालना है तो एंटीपरथाइट होस्ट वाला मिनरल के साइड ऊपर लेंगे न्यूमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल लेंथ ऑफ द टाइलाइन होगा। ठीक है, ऐसे करके हम निकालते हैं कि 58% परथाइट एंड 42% एंटीपरथाइट। ठीक है, देन कहते हैं द पिच ऑफ ए स्लिकन लाइन ऑन ए फॉल्ट स्लिकन साइड, उसका क्या एटीट्यूड दिया है, 230 डिग्री, उसका स्ट्राइक दिया है 48 डिग्री डीप अमाउंट एंड डीप डायरेक्शन साउथ वेस्ट। ठीक है, measured is measured to be 90 degree. Which one of the following is correct bronze amount of the silicon line? सिंपल सा क्वेश्चन है, पिच दिया है। ठीक है, लाइक यहाँ पे ऐसे जैसे एक बनाते हैं, ये मतलब एक साइड व्यू में दिखा रहा हूँ। ये एक सिलिकॉन लाइन है। ठीक है, ये सिलिकॉन लाइन है, इसका पिच कितना है, इसका पिच दिया है 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ये स्ट्राइक लाइन है, ये सिलिकॉन लाइन है, इसका पिच कितना 90 डिग्री, मतलब स्ट्राइक लाइन से 90 डिग्री एंगल कर रहा है विद इन द बेडिंग प्लेन। ठीक है, तो उस बेडिंग का एटीट्यूड इतना दिया है 230 डिग्री, मतलब उसका स्ट्राइक 48 डिग्री साउथ वेस्ट डीप। ठीक है, डीप अमाउंट दिया है 48 डिग्री। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लाइन मैंने खींचा, ये सेम टू सेम डीप डायरेक्शन है, किंतु स्ट्राइक से 90 डिग्री जो है वो डीप डायरेक्शन ही है। तो डीप डायरेक्शन में अगर हमें एक सिलिकॉन लाइन का प्लॉन्ज निकालना है, तो उसका प्लॉन्ज अमाउंट और बेडिंग का जो डीप अमाउंट वो सेम हो गया, क्यों, डीप डायरेक्शन में जो डीप अमाउंट यहाँ 48 डिग्री दिया है सेम टू सेम। तो अगर पिच 90 डिग्री है तो वो जो लाइन है वो डीप के डायरेक्शन में है, और इसलिए उस लाइन का जो प्लॉन्ज होगा बेडिंग का वही डीप होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जस्ट समझना है बस। देन क्या है, in the Himalayan, which one of the following is the correct sequence in the sequence thrust from the north to south? North to south हम क्या क्या thrust fault हमें मिलेंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, जो मतलब उसका दिया है क्या, जो इंडिकेट किया गया STD मतलब साउथ तिब्बतियन डिटैचमेंट, MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे पिक्चर में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, जैसे कि ये वाला सबसे नॉर्थ है। ठीक है, ये जो लाइन मैंने खींचा है बीच में, ये इंडिया चाइना का बॉर्डर है। ठीक है, इंडिया चाइना का बॉर्डर है। ये टेथिस हिमालयन है, ये ग्रेटर हिमालय और सेंट्रल हिमालय, लेसर हिमालय, सब हिमालय सबसे नॉर्थ में है। जैसे आप देख सकते हो ITSZ,
ITIZ का क्या फुल फॉर्म था? ITIZ में इंडस तांगसुप सुचर जोन, ठीक है। ये जो सबसे बड़ा वाला जो थ्रस्ट है, ये क्या है? इंडस तांगसुप सुचर जोन, ठीक है। देन क्या आता है? STD साउथ तिब्बतियन डिटैचमेंट, देन आता है MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, देन MBT, देन MFT, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि STD जो है सदर्न तिब्बतन डिटैचमेंट, वो क्या करता है कि ग्रेट हिमालय और सेंट्रल हिमालयन को टेथिस हिमालय से अलग करता है। MCT जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, वो सेंट्रल हिमालयन एंड लेसर हिमालयन को डिवाइड करता है। MBT जो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, वो लेसर हिमालय एंड सब हिमालय को डिवाइड करता है। देन MBT के बाद ये सब हिमालय को शिवालिक भी बोला जाता है, और MBT के बाद यहाँ पे इंडो गंगेटिक प्लेन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको नॉर्थ से साउथ तक क्या अगर जाएंगे क्या क्या मिलेगा वो थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। देन क्या दे है? थ्री फॉसिल्स ECMC-VT are present in टू कॉन्टिनेंट एंड द फॉलोइंग आर द ट्रू, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। जैसे ECMC एंड VT जो फॉसिल है वे शॉर्ट टेम्पोरल रेंज मतलब जो टाइम पीरियड होता है टाइम स्केल में, उस वो रेंज सबसे कम है, मतलब कम टाइम तक वो एग्जिस्ट कर पाए है, ठीक है। ECMC VT आर शॉर्ट टेम्पोरल लेंथ, उसका उनका जो टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है, ठीक है, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए वो अर्थ में रहे, ठीक है। देन VTMC है हार्ड स्केलेटन, VTMC हार्ड स्केलेटन है। ECMC VT लिव इन लेक, ग्रासलैंड एंड शैलो मेरीन एनवायरनमेंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। EC is microfossil, MCVT are megafossil. देन क्या दे which on the following would choose correlation, ठीक है। कोरिलेशन करने के लिए हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए? कोरिलेशन मतलब जैसे कि मान लो कि हम ट्राइलोबाइट बोलते हैं, ठीक है। ट्राइलोबाइट को हम एक इंडेक्स फॉसिल की तरह मान सकते हैं, क्योंकि जो ट्राइलोबाइट का रेंज हमें पता है कितना है। उसी रेंज में अगर हमें ट्राइलोबाइट कहाँ पे मिल रहा है, कौन से रॉक में मिल रहा है, तो हम कोरिलेट करके बता सकते हैं कि वो जो रॉक है उस टाइम में फॉर्मेशन हुआ होगा जब ट्राइलोबाइट रहे होगा। तो हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बता पाएंगे कि वो जो रॉक है, लेट सपोज हमें ऑस्ट्रेलिया में एक रॉक मिल रहा है, एक इंडिया में एक रॉक मिल रहा है, और दोनों में सेम टाइप का ट्राइलोबाइट हमें मिल रहा है, तो वो जो दोनों रॉक को हम कोरिलेट करेंगे उसी एज के साथ जहाँ जहाँ पे मतलब ट्राइलोबाइट एग्जिस्ट करते थे, मतलब दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। तो अगर ट्राइलोबाइट का रेंज बहुत ज्यादा होता तो हम बता नहीं सकते कि कौन से एज में कौन सा रॉक फॉर्म हुआ था, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि ट्राइलोबाइट का रेंज उतना मतलब बहुत कम है, तो उस कम रेंज में ट्राइलोबाइट जिंदा थे, तो ट्राइलोबाइट जहाँ पे मिलेंगे तो उस रॉक का भी रेंज वहां से वहां तक होगा। तो इसलिए शॉर्ट टेम्पोरल रेंज इज ए कैरेक्टरिस्टिक फॉर कोरिलेशन फॉर द फॉसिल, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। देन क्या है? VTMC है हार्ड स्केलेटन। हार्ड स्केलेटन भी जरूरी है, क्योंकि अगर प्रिजर्वेशन होगा तभी तो हम उसे देख के कोरिलेट करेंगे। अगर प्रिजर्वेशन ही नहीं होगा फॉसिल का, तो फॉसिल ही नहीं मिलेगा, तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा वो कि उसका रेंज क्या है, उस रॉक का क्या एज रहा होगा, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो आंसर VT और MC में से कुछ मतलब एक हो सकता है, ठीक है। देन क्या है यहाँ पे? EC इज माइक्रोफॉसिल, MC एंड VT आर द मेगा फॉसिल, ठीक है। MC एंड VT आर मेगा फॉसिल दिया है, तो MC VT में से कोई एक ही हमें ऐसे परफेक्ट है जो कि कोरिलेशन हम कर सकते हैं उस फॉसिल को लेकर, ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन देखते हैं, EC, MC एंड VT लिव इन लेक, ग्रासलैंड एंड शैलो मेरीन एनवायरनमेंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जैसे कि ECMC एंड VT शैलो मेरीन, ये जो एनवायरनमेंट है, लेक हो गया, ग्रासलैंड हो गया, तो ये जो लेक ग्रासलैंड ये क्या हो गया, मतलब ये सब अनस्टेबल एनवायरनमेंट है। लेक्स हो गया, ग्रासलैंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रिजर्वेशन का इतना स्कोप नहीं है। क्यों स्कोप नहीं है? हमें पता है कि पैलेंटोलॉजी में जो प्रिजर्वेशन होता है कि एक फॉसिल का प्रिजर्वेशन वो किस मतलब कौन कौन से प्रोसेस में होता है। क्विक डिटैचमेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कोई देखो यहाँ पे शैलो मेरीन एनवायरनमेंट में क्या होगा? शैलो मेरीन एनवायरनमेंट में
एक फॉसिल जब मतलब फॉसिल का डेप्थ होता है तो वो ओशन कॉलम में डूब जाता है, तो क्या होता है वो एनवायरनमेंट से डिटैच हो जाता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो डिटैच होने के बाद वो अगर सालों मेराइन एनवायरनमेंट में स्टेबल रहेगा एंड धीरे धीरे करके जो सेडिमेंट उसके ऊपर डिपॉजिट होते रहेंगे। सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे मेराइन एनवायरनमेंट में, क्या है ओशन में सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे, तो सेडिमेंट डिपॉजिट होते होते वो धीरे धीरे प्रिजर्व हो जाएगा। पर लेक एंड ग्रासलैंड में क्या सेडिमेंट डिपॉजिट ही नहीं होंगे, कहाँ से डिपॉजिट? सेडिमेंट डिपॉजिट बेसिन में होता है। लेक्स एंड हालांकि लेक्स में डिपॉजिट हो सकता है, पर सबसे मेराइन से अच्छा लेक में नहीं हो सकता। मेराइन में सबसे अच्छा प्रिजर्वेशन होता है देन दैट ऑफ द लेक, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे भी टी जो बचता है, भी टी जो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, एक फॉसिल को लेके हम कैसे कोरिलेशन करेंगे, जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक हम क्राइटेरिया डिफाइन किए हैं उन सबको वी टी ही फिलअप करता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है? एब्सेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेड अ रोल इन प्रिजर्विंग सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म ऑफ द एडियाकरण फौना, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा का एब्सेंस हमें सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म का प्रिजर्वेशन के लिए मदद करता है, ठीक है। पहला कहते हैं ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और डिके हो जाएगा थ्रू द एरोबिक बैक्टीरिया, ये तो नहीं होगा। स्टोमाटोलाइट, ये भी कोई सेंस नहीं है स्टोमाटोलाइट की वजह से। देन एसिडिफाइंग कंडीशन, ये तीनों प्रिजर्वेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते। जो थर्ड वाला दिया, फोर्थ वाला दिया, क्या दिया? मोबाइल और बायोटर्बिंग ऑर्गेनिज्म। तो पहले आपको ये समझना होगा कि बायोटर्बिंग ऑर्गेनिज्म होते क्या है। मोबाइल और बायोटर्बिटिंग ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कि सॉइल और सेडिमेंट का रीवर्किंग करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जैसे अर्थवर्म हो गया, ठीक है। अर्थवर्म क्या करता है कि वो मिट्टी के अंदर जाता है, ऐसे ऐसे मिट्टी हो गया, ये यहाँ पे सॉरी इमेज देने वाला था, यहाँ पे मैंने भूल गया। जैसे ये कि एक मिट्टी का लेयर है, ठीक है, ये मिट्टी का एक लेयर है। अर्थवर्म क्या करता है कि इसके अंदर जाता है, ऐसे फिर निकलता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे करके वो क्या करता है, इस मिट्टी को हल्का बनाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ाता है, ठीक है। और उसका रीवर्किंग करता है, जो कि मतलब खेती वगैरह करने के लिए सबसे अच्छा है। पर ये अगर यहाँ पे कोई मतलब कोई सॉफ्ट बॉडी फॉसिल रहा होगा, तो ये जो अर्थवर्म रीवर्क करते करते सेडिमेंट और सॉइल को, इस सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहा होगा वो प्रिजर्व भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म किस टाइम प्रिजर्व होते हैं? जहाँ पे जिस टाइम हमें बायोटर्बिंग ऑर्गेनिज्म उनका मतलब फॉर्मेशन ही नहीं हुआ था, मतलब अर्थवर्म वगैरह जो हो गया, जितने भी बायोटर्बिंग ऑर्गेनिज्म है उन उनका मतलब उनसे पहले जो भी फॉसिल सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है वो प्रिजर्व होके रह गए थे, ठीक है। उसके बाद ही कोई प्रिजर्वेशन नहीं हुआ है, क्योंकि बायोटर्बेशन की वजह से वो सब डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। देन क्या दिया है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इक्नोफॉसिल इंडिकेट पैलियोबैथीमेट्री। इक्नोफॉसिल पैलियो एनवायरनमेंट को इंडिकेट करता है, पर पैलियोबैथीमेट्री के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। पैलियोबैथीमेट्री का मतलब क्या है? जो थिकनेस कितना है क्रस्ट का, मतलब जो पहले जो हमारा डेप्थ था, ओशन का डेप्थ कितना है, किस तरह का जियोग्राफिक स्ट्रक्चर ओशन के नीचे प्रेजेंट है, वही सब मतलब पैलियोबैथीमेट्री के अंडर जाता है। इक्नोफॉसिल के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। देन कहते हैं ऑफिमॉर्फिया इज ए हॉरिजॉन्टल ब्यूरो एलोंग बेड बाउंड्री। ये आपको याद रखना है कि ऑफिमॉर्फिया इज ए वर्टिकल ब्यूरो अक्रॉस द बेड बाउंड्री, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो गया। देन थर्ड में क्या दिया? लैमेला ट्रंकेटेड अगेंस्ट ब्यूरो, ये वाला ऑप्शन सही है। क्या दिया है? लैमेला जो जो हमारा लैमेला ऐसे फॉर्म होता है, बेडिंग और लैमेला का थिकनेस कम होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सेडिमेंट में ये क्रिएट होता है, तो ये ट्रंकेट होता है। सेकंड स्टेज में कैसा होगा? ऐसे करके ट्रंकेट हो गया होगा, ऐसे करके
ऐसे करके ट्रंकेट हो गया होगा, क्यों? ड्यू टू ट्रंकेट अगेंस्ट ब्यूरो, सॉरी, ये जो लैमेला का ट्रंकेशन क्यों होता है? ब्यूरो की वजह से। मतलब यहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म बोरिंग करके रह रहा है तो ये जो लैमेला वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ट्रंकेटेड ऐसे ऐसे ट्रंकेटेड हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। देन थैलासेमानोइड इज ओनली प्रोड्यूस्ड बाय क्रैब्स। Thalasseminoids are produced by crabs, but not only. Crabs and other organisms are there present for production of the thalasseminoid, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया, बाकी सब गलत हो गया, ठीक है। देन क्या दिया? which one of the following statement out of the following which was the correct, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये बहुत एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, हम सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी में पढ़ेंगे जब डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि ये जो यहाँ पे से ये कितना रिग्रेसिव सरफेस ऑफ मेराइन इरोजन फॉर्म्स ड्यूरिंग द फोर्स रिग्रेशन। ये जो मैक्सिमम फ्लोटिंग सरफेस, रिग्रेसिव सरफेस ऑफ मेराइन इरोजन, ये सब जो है वो क्या एक एक मतलब बाउंड्री है, सीक्वेंस बाउंड्री है, ठीक है। सीक्वेंस बाउंड्री को हम डिफाइन करेंगे, सीक्वेंस कैसे फेसिस फॉर्म होता है वो भी हम डिफाइन करते हैं। रिग्रेशन और ट्रांसग्रेशन की वजह से क्या क्या फॉर्म होता है, रिग्रेशन का टाइप, ट्रांसग्रेशन का टाइप हम देखेंगे। ये हम सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये याद रखोगे कि ये जो ऑप्शन सही है यहाँ पे, रिग्रेसिव सरफेस ऑफ मेराइन इरोजन फॉर्म्स ड्यूरिंग फोर्स रिग्रेशन। फोर्स रिग्रेशन की वजह से रिग्रेसिव सरफेस ऑफ मेराइन इरोजन फॉर्म होता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये डाटाबेस क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो सियर जोन वगैरह है स्ट्रैटिग्राफी में ये पढ़ोगे। सदर्न ग्रानुलर टेरेन का जो सियर जोन है वो साउथ से नॉर्थ कौन कौन सा है? जैसे कि पूरा साउथ में कितना है, कौन सा वाला है? ये वाला प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लीजिए। सियर जोन, अकनाकोविल सियर जोन। देन आ गया केकेपीटी, मतलब कारूर, कंबम, पुलनावु। ये थोड़ा थोड़ा मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, और साउथ से नॉर्थ तक ये थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। आप ये रट्टा मार के भी याद रख सकते हो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रिपीट हो जाता है और मतलब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या करना है कि जो भी मतलब आप स्ट्रैटिग्राफी में पढ़ रहे हो, मतलब स्ट्रैटिग्राफी में कोई सक्सेशन पढ़ रहे हो, कोई सियर जोन पढ़ रहे हो, उनका जो जियोग्राफिक लोकेशन उस फॉर्मेशन में कहाँ है, थोड़ा बहुत ये आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या दिया है? क्रिटिकल एंटेनमेंट वेलोसिटी फॉर ग्रेन्स larger than 0.5 mm increases gradually with increasing mean grain size, smaller than 0.5 mm increases gradually with decreasing mean grain size, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गया अपने आप में। बताता हूँ कैसे। ये डायग्राम में देखो, ठीक है। ये जो डायग्राम को बोला जाता है हिजलस्ट्रॉम डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो एक्स एक्सिस में पार्टिकल साइज है, मतलब यहाँ से स्मॉल क्ले साइज पार्टिकल से लेके बल्डर कबल तक यहाँ पे है। देन वाई एक्सिस में वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है। तो ये जो दर्शाया गया है कि जो फ्लो वेलोसिटी कितना होना चाहिए पार्टिकल को मूव करने के लिए, ठीक है। देखो सबसे कम यहाँ पे हमें 0.5 के आसपास ही मिलेगा, ठीक है। मतलब 0. जैसे कि यहाँ पे दिया है 0.5 से अगर हम दाहिने तरफ जाएंगे, इन मतलब राइट के साइड जाएंगे विथ इंक्रीजिंग ग्रेन साइज वेलोसिटी इंक्रीजेस, लेफ्ट के साइड जाएंगे विथ इंक्रीजिंग ग्रेन साइज विथ डिक्रीजिंग ग्रेन साइज वेलोसिटी इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? जैसे ये वाला ये जो साइज है ये ग्रेन का साइज है, मतलब ये सैंड ग्रेन का साइज है। तो सैंडस्टोन को इरोड करना सबसे इजी है वाटर के लिए। देन सैंड से जब पार्टिकल साइज बढ़ता रहेगा तो क्या होता है कि साइज बढ़ता रहेगा तो मास बढ़ता रहेगा, इसलिए वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए उसको मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए। वैसे अगर सैंड से कम होगा तो साइज जितना घटेगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी क्यों चाहिए? साइज ग्रेन का सेडिमेंट का साइज जितना छोटा छोटा होता जाएगा वो क्या होगा कि उन जो ग्रेन्स के बीच में कोहेशन बढ़ता रहेगा, ठीक है। कोहेशन मतलब जो
ऑपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है वो आपस में मतलब बॉन्ड करके रखेंगे तो उनके बीच में जो कोहेशन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, जितना छोटा पार्टिकल उतना ज्यादा कोहेशन। तो कोहेशन के वजह से भी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक मतलब इरोजन करने के लिए वेलोसिटी ज्यादा चाहिए, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा ये वाला सही होगा, जो एंटेनमेंट वेलोसिटी मतलब क्रिटिकल एंटेनमेंट वेलोसिटी मतलब उस अगर मतलब सेंट्रल हो गया क्लेस्ट्रॉन हो गया उससे इरोड करके ले जाने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए, उसी का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। देन क्या दे है, यूजिंग द फॉलोइंग गार्नेट मेल्ट ट्रेस एलिमेंट पार्टीशन कोफिशिएंट यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, trace element accommodated in garnet mineral structure during the crystallization from the correct sequence of the trace element accommodated in garnet mineral structure मतलब जो मिनरल स्ट्रक्चर में गार्नेट का एकोमोडेट होगा कौन कौन सा, मतलब सबसे ज्यादा कौन क्या होगा कि कौन सा मतलब उसके अंदर सॉलिड के अंदर जाएगा, कौन सबसे लास्ट में जाएगा, यही पूछा गया है। तो जैसे कि हमें पता है कि पार्टीशन कोफिशिएंट जिसका सबसे ज्यादा है वही सबसे कंफर्टेबल है, तो वो इजीली जाएगा पहले। तो इसलिए ये वाला सीक्वेंस जैसे देख रहे हो कि Lu ल्यूटेनियम सबसे ज्यादा जाएगा, सबसे पहले जाएगा, देन वाइट्रियम, देन 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 Gd आ गया, गार्डोलिनियम, देन Sm samarium, ठीक है। मतलब हायर पार्टीशन कोफिशिएंट से लोअर पार्टीशन कोफिशिएंट हम जाएंगे तो उसका जो कंपैटिबिलिटी धीरे धीरे घटता जाएगा, ठीक है। देन क्या दे है, where would you expect the highest CaCO3 production within the ocean basin? CaCO3 प्रोडक्शन हमें पता है क्या ऑपरेशन में होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया, पेलाजिक ओशन हो गया, ओशनिक रिफ्ट वैली हो गया। तो ये जो ओशनिक शेल्फ हो गया, स्लोप हो गया, ये सब पेलाजिक ओशन में आते हैं, ठीक है। तो पेलाजिक ओशन का रेंज आप देख सकते हो कि डेप्थ के वाइज भी उससे डिवाइड किया गया है। तो उस पेलाजिक ओशन में हमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ CaCO2 प्रोडक्शन देखने को मिलता है, जो हमारा मतलब बेसिक एनवायरनमेंट और अल्कलाइन एनवायरनमेंट को स्लाइटली अल्कलाइन एनवायरनमेंट को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेलाजिक ओशन। देन क्या दे, अंटार्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट स्टोर टुडे अबाउट 2% ऑफ द ओशन वाटर मास विथ एन एवरेज डे लोएटन वैल्यू ऑफ -45 पार्ट्स पर थाउजेंड विथ रेस्पेक्ट टू स्मो। स्मो यहाँ पे मतलब स्टैंडर्ड को दर्शाता है। जो ओशन वाटर को हम स्टैंडर्ड लेते हैं तो इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड मीन ओशन वाटर, मतलब स्टैंडर्ड मीन ओशन वाटर को ही वहां पे मतलब डे लोएटन का वैल्यू कितना है, वहां से कितना मतलब डिफ्लेक्ट हो रहा है आइस शीट में, उसे दिखाता है। यहाँ पे दिया है -45 पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है। देन व्हाट वुड बी द वो डे लोएटन वैल्यू इन परसेंटेज इफ द ओशन वाटर इन द आइस फ्री वर्ल्ड, मतलब अगर उस 2% आइस को हम मेल्ट कर देंगे तो ओशन वाटर में कितना डे लोएटन का वैल्यू होगा। सिंपली जो अभी हमें नेगेटिव में मिल रहा है, ठीक है, तो उसका जो -45% का 45 पार्ट्स पर थाउजेंड का 2% जितना होगा उतने हमें मिलेगा अगर हम उस वो वाले मतलब जो आइस को मेल्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -0.9% पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है। उतना ही हमें डे लोएटन का वैल्यू मिलेगा अगर वो जो स्टोर किया गया आइस को हम मेल्ट करके पूरे मतलब एक वाटर बॉडी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे क्या दिया है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग द एज ठीक है। यहाँ पे जैसे कोई मतलब दिया गया है जो इवेंट्स दिया है उनका एज क्या क्या है, वो उसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा के रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ, जैसे कि बी वाला सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है। इवेंट इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एज मतलब सबसे बी मतलब बी कौन सा है, मेघालयन स्टेज,
मेघालयन स्टेज मतलब सबसे यंगर से ओल्डर तक हमें सजाना है, ठीक है। सबसे यंगर कितना है, मेघालयन जो स्टेज है वो सबसे यंगर है। मेघालयन स्टेज का क्या है मतलब एज क्या है, नोट डाउन कर लो, 4200 ईयर एगो, ठीक है। 4200 ईयर एगो हमें मेघालयन स्टेज देखने को मिला था। और उसका कैरेक्टरिस्टिक है क्या है, द करेंट जियोलॉजिकल एज विद इन द होलोसिन इपोच डिफाइंड बाय द सिग्निफिकेंट ग्लोबल ड्रॉट इवेंट इन इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन के वजह से ड्रॉट इवेंट मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन 5000 साल पहले शुरू हो गया था। तो 4200 साल पहले हमें एक सिवियर ड्रॉट कंडीशन का फेस करना पड़ा था, ठीक है। देन उससे थोड़ा ओल्डर कौन सा वाला हो गया, यंगर ड्रायस, ठीक है। यंगर ड्रायस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यंगर ड्रेस का जो कैरेक्टरिस्टिक है आप थोड़ा नोट डाउन कर लो। उसका एज पहले देख लो, 12900 टू 11700 ईयर्स एगो, ठीक है। देन उसका कैरेक्टरिस्टिक है क्या है, दिस पीरियड ए पीरियड ऑफ रैपिड कूलिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मार्क्ड बाय द रिटर्न ऑफ ग्लेशियल कंडीशन। इट फॉलोड ए पीरियड ऑफ वार्मिंग एंड प्रोसीड द होलोसिन एपोक, ठीक है। देन उसके बाद आ गया H1 हैचिंग की इवेंट। H1 हैचिंग की इवेंट क्या हो गया था, उसका एज पहले नोट डाउन कर लो, 16000 ईयर एगो। उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ए पीरियड ऑफ रैपिड आइस डिस्चार्ज फ्रॉम साउथ अमेरिका ice sheet into the North Atlantic Ocean. This event caused significant cooling in the northern hemisphere and disrupt the ocean calculating pattern, ठीक है। देन लास्ट में सबसे जो ओल्डर होता है वो क्या है, लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम। उसका एज हमें पता है 26,500 ईयर टू 19,000 ईयर्स एगो, ठीक है। उसका कैरेक्टरिस्टिक भी वही है, पीक हमें देखने को मिलता है, पीक ऑफ द लास्ट आइसेज मतलब लास्ट पीक आइसेज जो है लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम को उसे बोला जाता है, ठीक है। देन इसमें क्या दिया, occurrence of iron and manganese nodule in ocean basin implies low sedimentation rate and stable environmental condition। ये सबको आपको पता होना चाहिए कि जो ओशन में जो हमें मैंगनीज नोड्यूल्स मिलता है उसका जो धीरे धीरे सेडिमेंटेशन हुआ है और एक स्टेबल एनवायरनमेंट है। हमें डीप रीजन में ओशन के डेप्थ में हमें मैंगनीज नोड्यूल देखने को मिलता है। तो डेप्थ और डेप्थ में कितना एनर्जी कंडीशन लो होता है, तो जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन एंड मैंगनीज एक्यूमुलेट एंड फॉर्म मैंगनीज नोड्यूल्स, ठीक है। तो उसके लिए ये मतलब परफेक्ट सिचुएशन है। देन बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया, प्रॉक्सिमिटी टू द मिड ओशनिक रीज, ये गलत हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ ओशन कोर कॉम्प्लेक्स, ये भी गलत है। प्रेजेंस ऑफ बेंथिक ऑर्गेनिज्म, ये तीनों मतलब मैंगनीज नोड्यूल के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो मैंगनीज नोड्यूल्स है इनमें आयरन एंड मैंगनीज का जो नेटिव फॉर्म होता है वो हमें मिलता है, ठीक है। देन क्या दिया है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन ए ग्रेनाइट सैंपल which has a p wave velocity of 6 km per second and the value of lamb parameter lambda is twice that of the shear modulus of the rock sample, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे क्या पूछा गया है क्या, रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको ही बोला जाता है क्या, पॉइजन्स रेशियो। मतलब पॉइजन्स रेशियो हमें यह निकालना है। पॉइजन्स रेशियो को हम पी यहाँ डिनोट करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, P इक्वल टू लैम कांस्टेंट लैम्बडा बाय 2 इंटू लैम्बडा प्लस म्यू, ठीक है। ये किसका, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पॉइजन्स रेशियो इक्वल टू लैम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 इंटू लैम प्लस म्यू। यहाँ पे लैम्बडा क्या है, लैम पैरामीटर यहाँ पे जैसे दिया है, म्यू क्या है, शियर मॉडुलस। मॉडुलस और उसे ही बोला जाता है सेकेंडरी लैम कांस्टेंट, ठीक है। इसे सेकेंडरी लैम कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो लैम पैरामीटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द शियर मॉडुलस, ठीक है। ये इसको यहाँ पे हम 2 म्यू लिख सकते हैं। तो P कितना हो गया,
2 म्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 म्यू प्लस म्यू। ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो गया, P इक्वल टू म्यू बाई 3 म्यू। तो पॉइजन्स रेशियो इक्वल टू 1/3 हो गया, जिसको हम सॉल्व करेंगे 0.33 आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0.33। ठीक है, ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना। ठीक है, P इक्वल टू मतलब पॉइजन्स रेशियो इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 इंटू लैम्बडा प्लस म्यू। ठीक है, देन क्या दिया, in near surface local earthquake is recorded by a station at the surface at an epicentral distance of 120 km, assuming a homogeneous isotropic medium with a Poisson's ratio of 0.25 and p wave velocity 6 km per second. Calculate the difference in arrival time of the s and p wave at the station. Choose the correct option। ठीक है, बेसिकली ये हमें पूछा है टी एस माइनस टीपी कितना है, टी एस माइनस टीपी कितना है, मतलब टाइम डिफरेंस जो है टी एस माइनस मतलब एस वेव और पी वेव के बीच में टाइम डिफरेंस वो कितना पूछा गया है। ठीक है, इसे हमें जानने के लिए टी एस माइनस टी पी को हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई वी एस माइनस डी बाई वी पी। ठीक है, डी मतलब क्या है, जो एपिसेंट्रल डिस्टेंस है, वी एस वेलोसिटी ऑफ एस वेव, वेलोसिटी ऑफ पी वेव। तो डी का वैल्यू दिया गया है, भी पी का वैल्यू दिया गया है, भी एस का वैल्यू निकालना है। भी एस हम कैसे निकालेंगे, पॉइजन रेशियो से। इसका भी एक फॉर्मूला है, आप नोट डाउन कर लो। भी एस बाई भी पी का स्क्वायर इक्वल टू भी पी बाई भी एस, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। भी पी बाई भी एस का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस पी। ठीक है, पी यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स कांस्टेंट। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो जो भी बोल सकते हो। ठीक, तो P के जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0.25 कैलकुलेट करेंगे, VS का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, VS का वैल्यू जितना भी आएगा उसे यहाँ पे पुट करेंगे, और D 120 किलोमीटर दिया है, और आंसर निकालेंगे। ये कैलकुलेशन थोड़ा आप खुद से देख लीजिए। ये फॉर्मूला से पॉइजन्स रेशियो से VS निकालेंगे, VS को यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद TS माइनस TP का जो वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 14.6 सेकेंड। ये थोड़ा आप खुद से कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है, देन ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हो, जैसे सिंपली मतलब वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस मांगा गया है, तो थोड़ा आप ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। और क्या पूछा गया है, स्पीड जो, ये आपके लिए होमवर्क है थोड़ा। ठीक है, आपको क्या करना है कि मतलब इसको जो सॉल्व करके उसका फोटो खींच के हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जियोप्रेप जियोलॉजी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मुझे भेजना है। ठीक है, इसका आंसर देख लो कितना है, पर मुझे कैलकुलेशन पूरा चाहिए कि कैसा हुआ है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, मेडोसिनिक रेट से कितना स्प्रेड हो रहा है और टाइम दिया है, और हमें बस डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, थोड़ा आप यहाँ पे दिमाग लगा के खुद से सॉल्व करो। Then क्या दिया है, the equilibrium solubility of a mineral represents the extent to which it will dissolve in water। ये वाला उसका डेफिनेशन ही हो गया। इक्विलिब्रियम सोल्युबिलिटी का डेफिनेशन ही यही है। इक्विलिब्रियम सोल्युबिलिटी का मतलब क्या है, मान लो एक जार ऑफ वाटर है। ठीक है, एक जार ऑफ वाटर एक स्पेसिफिक प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ चीनी और मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट यहाँ पे डिजोल्व हो सकता है, वो हो गया उस सॉल्ट का इक्विलिब्रियम सोल्युबिलिटी। मतलब सेचुरेट होने तक क्या सोल्युबिलिटी सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल होता रहेगा नमक का और चीनी का, तो वो उसे ही बोला जाता है इक्विलिब्रियम सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो द इक्विलिब्रियम सोल्युबिलिटी ऑफ ए मिनरल रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू व्हिच इट विल डिजोल्व इन वाटर। ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। देन क्या, द इक्विलिब्रियम सोल्युबिलिटी इज अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर पीएच ऑफ द एनवायरनमेंट। ये गलत हो गया। जो इक्विलिब्रियम सोल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम कितना सोल्यूबल हो सकता है सेचुरेशन तक, वो डिपेंड करता है कि उसका प्रेशर, टेम्परेचर और पीएच केमिकल एनवायरनमेंट क्या क्या है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, देन टेम्परेचर घटा देंगे तो सोल्युबिलिटी घट जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। ठीक है,
सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। 20 क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं पार्ट सी का, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। तो अभी तक आपको अगर कोई भी डाउट आया होगा तो थोड़ा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। थैंक यू प्लस वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक्स अगेन।